गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम साइंस के चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं के टॉपिक पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जनन क्या है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करता है जनन कहलाता है। Reproduction is a biological process by which new individuals are produced from their parents. जनन द्वारा जीव अपनी जाति की वृद्धि करते हैं तथा उसका अस्तित्व बनाए रखते हैं। जनन दो प्रकार का होता है। Reproduction is of two types, अलैंगिक जनन, asexual reproduction। यह जनन का वह प्रकार है जिसमें एकल जनक यानी कि सिंगल पेरेंट से नया जीव उत्पन्न होता है। Asexual reproduction is a type of reproduction in which fusion of gametes does not take place. A new organism is produced by division of the parent. अलैंगिक जनन में जो संततियां उत्पन्न होती है, मतलब जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है, दैट इज वो आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होता है। जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो जेनेटिकली बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा होता है। इस प्रकार के जनन में नई कोशिकाएं माइटोसिस या समसूत्री विभाजन द्वारा बनती है। दूसरा है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन का वह प्रकार जिसमें नया जीव दो जनकों के युग्मकों के संलयन से उत्पन्न होता है। A type of reproduction means sexual reproduction is a type of reproduction in which new organism is produced by fusion of gametes of two parents. इस प्रकार के जनन में, लैंगिक जनन में जो संतति होती है, नया ऑर्गेनिज्म होता है, उसे पेरेंट से इक्वल अमाउंट में डीएनए मिलता है। संतति पूरी तरह से किसी भी जनक से आनुवांशिक रूप से समान नहीं होती। मतलब कि जैसे अलैंगिक जनन में तो जनक और नई संतति जो है वो बिल्कुल सेम होती है, उनका डीएनए बिल्कुल सेम होता है। जो लैंगिक जनन है उसमें जो संतति है और जो जनक है वो उनका डीएनए सेम नहीं होता है, क्योंकि जो संतति है उसमें आधा डीएनए माता का होता है, आधा डीएनए पिता का होता है। लैंगिक जनन में दो जनकों के युग्मकों का संलयन होने से नया जीव उत्पन्न होता है। दोनों जनक समान मात्रा में संतति को डीएनए देते हैं। इस प्रकार के जनन में विभिन्नता उत्पन्न होने की दर अधिक होती है। लैंगिक जनन जटिल शारीरिक संरचना वाले जीवों में जनन की विधि है जिनमें जनन के लिए विशिष्ट उत्तक या अंग पाए जाते हैं। जो अलैंगिक जनन है वो ज्यादा अलैंगिक जनन मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो या तो एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है या बहुत सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में पाया जाता है। जो बहुत अधिक जिनके शरीर की संरचना जटिल है उन जीवों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन इसलिए होता है कि उन जीवों में जनन कोशिकाएं बनाने के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, विशिष्ट उत्तक या अंग पाए जाते हैं जिन्हें जननांग कहते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। युग्मक, जनन कोशिका या गैमीट्स। जननांग से उत्पन्न होने, जैसे मैंने आपको बताया कि जटिल शारीरिक संरचना वाले जीवों में क्योंकि जनन कार्य के लिए स्पेशल अंग या उत्तक उपस्थित होते हैं जिन्हें हम जननांग कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये स्पेशल सेल्स बनाते हैं जिन्हें हम गैमीट्स कहते हैं या युग्मक कहते हैं। जननांग से उत्पन्न होने वाली वे विशिष्ट कोशिकाएं, स्पेशल सेल्स जो संलयन करके, फ्यूजन करके नया जीव उत्पन्न करती हैं, युग्मक कहलाती हैं। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक मेल गैमीट, मादा युग्मक फीमेल गैमीट।
जटिल शारीरिक संरचना वाले जीवों में भी 2 प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। कुछ जीवों की संरचना बहुत जटिल नहीं होती, ठीक मतलब सरल में ही आते हैं। तो ऐसे जीवों में जो युग्मक होते हैं, उनकी आकार और आकृति में विशेष अंतर नहीं होता है। मतलब कि जो उनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ऐसे युग्मकों को समाकृत युग्मक यानी कि आइसोगेमीट्स कहते हैं। परंतु अधिक जटिल शारीरिक संरचना वाले जीवों में दोनों प्रकार के युग्मकों की आकृति और आमाप में अंतर होता है। मतलब कि जितना और बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता जाता है, तो जो 2 टाइप के गैमीट्स बनते हैं, मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, उनके स्ट्रक्चर में, फंक्शन में डिफरेंस आ जाता है, अंतर आ जाता है। तो ऐसे युग्मकों को विषमाकृत युग्मक कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें हम हेटेरोगेमीट्स बोलते हैं। जैसे कि हम इन्हीं पौधों का उदाहरण ले लें, पुष्पी पौधों का, एंजियोस्पर्म्स का या मानव का ले लें। इनमें क्या होता है कि एक जनन कोशिका जो है वो बड़ी होती है तथा उसमें भोजन का भंडार होता है। उसे हम मादा युग्मक कहते हैं या फीमेल गैमीट बोलते हैं। और दूसरी जनन कोशिका जो होती है अपेक्षाकृत छोटी होती है। अपेक्षाकृत छोटी मतलब वो फीमेल गैमीट के कंपैरिजन में छोटी होती है और गतिशील होती है, वो गति कर सकती है। इसमें भोजन का भंडार नहीं होता है। इसे हम मेल गैमीट या नर युग्मक कहते हैं। युग्मक युग्मक विशिष्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिका से आधी होती है, जिसके फलस्वरूप निषेचन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। युग्मक अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस द्वारा बनते हैं। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो स्पेशल सेल्स बनाते हैं, मतलब विशिष्ट कोशिकाएं बनाते हैं जो जनन का कार्य करती है, जिन्हें हम युग्मक कहते हैं। तो इन युग्मकों में खासियत ये होती है कि एक शारीरिक किसी भी शारीरिक कोशिका की अपेक्षा उसकी कंपैरिजन में इनके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होती है। इसका ये फायदा होता है कि जब ये आधी आधी गुणसूत्रों वाली कोशिकाएं संलयन करती हैं, फ्यूज करती हैं, तो जो नया जीव है उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या उसकी जाति की क्रोमोसोम संख्या के बराबर रहती है, ना वो बढ़ती है और ना वो घटती है। यहाँ पे मैं 2 चीजों की बात कर चुकी हूँ, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन के प्रकार है, कोशिका विभाजन के प्रकार है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार देखते हैं कि ये क्या है, इनके बारे में संक्षिप्त रूप से जानते हैं। समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। इस प्रकार के कोशिका विभाजन से बनी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है। मतलब कि जो नई ऑर्गेनिजम्स बनते हैं सेल डिवीजन के बाद, उनमें और पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है। इस विभाजन में एक कोशिका से 2 नई कोशिकाएं बनती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जनक कोशिका है ये। विभाजन होने से पहले, सेल डिवीजन से पहले इसमें गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो रही है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स डबल हो गए हैं। इसके बाद इसमें विभाजन हुआ। एक चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक इसको सिंबॉलिकली दिखाया है। अदरवाइज सेल डिवीजन के टाइम पे पहले केंद्रक विभाजित होता है, मतलब पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद पूरा कोशिकीय संगठन का डिवीजन होता है, मतलब कि सेल अपरेटस का डिवीजन होता है। क्योंकि बिना सेल अपरेटस के भी जो नया न्यूक्लियस है वो एक्सिस्टेंस में नहीं रह सकता है। उसे अपना काम करने के लिए पूरे सेल अपरेटस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जब आप यहाँ कोशिका विभाजन हुआ है, तो यहाँ पे जो 2 नई संतति कोशिकाएं बनी है, इनमें फिर से जो गुणसूत्रों की संख्या है वो जनक कोशिका के समान है, इसीलिए इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। इस प्रकार के विभाजन से बनी संतति कोशिकाओं में
गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी होती है। आधी मतलब हाफ होती है। ऐसा कैसे हुआ? मियोसिस जो है इसके 2 फेजेस होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो यहाँ पे आप देखिए चित्र में बिल्कुल जैसे समसूत्री विभाजन में हुआ था, पहले कोशिका विभाजन से पहले गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हुई, डबल हुई। इसके बाद उसमें मियोसिस 1 का डिवीजन हुआ, जिससे कि जो नई कोशिकाएं बनी उनके गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान है। पर मियोसिस 1 के बाद जब मियोसिस 2 होता है तो उस बीच में किसी भी प्रकार का कोई गुणसूत्रों की संख्या दुगनी नहीं होती है। इसी वजह से जो ये नई कोशिकाएं बनती हैं, ये इनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की अपेक्षा आधी होती है। अब इन दोनों प्रकार के डिविजन्स को, सेल डिविजन्स को अगर हम देखें तो ये दोनों ही, अब माइटोसिस जो है ये हम अलैंगिक जनन में सहायता करता है। मियोसिस जो है ये लैंगिक जनन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं बनाता है जिन्हें हम युग्मक कहते हैं। इन दोनों प्रकार के कोशिका विभाजनों में अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले जो है वो गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो रही है। गुणसूत्रों की संख्या का दुगना होना मतलब डीएनए की प्रतिकृति बन रही है, जो कि जनन का महत्वपूर्ण अंग है। मतलब सबसे पहला स्टेप है, कोई भी जनन प्रक्रिया है उसका सबसे पहला स्टेप डीएनए की प्रतिकृति बनना होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि डीएनए जो है वो हमारे मतलब एक जीव की शारीरिक संरचना का ब्लूप्रिंट है, मैप है, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके हिसाब से एक नए जीव का शरीर बनेगा। अब आगे हम पढ़ते हैं पादपों में जनन। पादपों में जड़, तना, पत्ता, कायिक भाग होते हैं तथा पुष्प जनन भाग होते हैं, जो जनन का कार्य करते हैं। पुष्प के मुख्य भाग: बृहददल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंकेसर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पुष्प के भागों का ये चित्र है। बाहर ये हरे रंग की पत्तियां बृहददल कहलाती है। यह रंग बिरंगी पत्तियां पंखुड़ियां कहलाती हैं। ये संरचना है पुंकेसर। पुंकेसर नर जननांग होता है, इसे स्टेमन भी कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। और मध्य में ये है स्त्री केसर। स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल, ये मादा जनन भाग है। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका, स्टाइल और अंडाशय, ओवरी। देख लेते हैं इसी हिसाब से पुष्प के भागों को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बृहददल है, ये हरे रंग की पत्तियां, ये कली की सुरक्षा करती हैं जब तक कि वो पुष्प में पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाता है। इसके बाद ये रंग बिरंगी पंखुड़ियां हैं, जिन्हें हम दल कहते हैं या पंखुड़ियां, पेटल्स भी कहते हैं। ये पुष्प का रंग बिरंगा भाग होता है। ये कीटों और पक्षियों को पुष्पों की ओर आकर्षित करता है परागन के लिए। मतलब कि ये जो सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, ये इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो आए और पॉलिनेशन में हेल्प करें। ये पुष्प के जननांगों की रक्षा भी करते हैं। जो जननांग है, स्त्री केसर और पुंकेसर, उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। फिर है पुंकेसर। पुंकेसर के 2 भाग हैं, तंतु और परागकोश। पुंकेसर नर जननांग होता है। परागकोश जो है, इसके अंदर परागकण विकसित होते हैं। जब ये परागकण पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, तब ये परागकोश जो है फटते हैं और परागकणों को मुक्त कर देते हैं। तो हवा, पानी या कीट है या पक्षी है या दूसरे जानवरों की सहायता से फिर इनका स्थानांतरण जो है वो दूसरे पुष्प पे हो जाता है या कई बार उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो जाता है। और तंतु जो है ये परागकोश को पुष्प से जोड़े रखने का कार्य करते हैं। स्त्री केसर को देखें, स्त्री केसर के 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र,
वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र जो है यह स्त्री केसर का सबसे ऊपरी हिस्सा है। स्त्री यहाँ पर इसके ये अलग अलग पुष्पों में इसका आकार अलग अलग तरीके से है और ये थोड़ा सा चिपचिपा सतह होती है जिससे कि परागकण जो है इसके ऊपर चिपक जाए। फिर पराग कणों में से जो पराग नली निकलती है वो वर्तिका यानी कि स्टाइल से होती हुई अंडाशय तक पहुंचती है। आइए हम अंडाशय की संरचना को थोड़ा सा और डिटेल में देखें। जो अंडाशय है वह स्त्री केसर का निचला हिस्सा है। इसके अंदर बीजांड स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अंडाशय का ही चित्र बनाया है। इसमें एक बीजांड दिखाया आपको, इस जिसमें कि अंड कोशिका होती है। पर अंड कोशिका के अलावा भी इसमें कई चीजें हैं। जैसे देखिए इसके दो सिरे होते हैं, एक है चैलेजा और दूसरा है माइक्रोपाइल। इस चैलेजा के सिरे पर 3 एंटीपोडल कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और माइक्रोपाइल इस सिरे पर 2 सिनर्जिड कोशिकाएं उपस्थित होती हैं तथा एक अंड कोशिका यानी कि ओवम उपस्थित होता है। इसके अलावा इसमें 2 केंद्रक जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं वो भी उपस्थित होते हैं। अब जननांगों की उपस्थिति के आधार पर पुष्प के 2 प्रकार होते हैं। मीन्स के दोनों के दोनों जननांग उपस्थित है या केवल एक ही जननांग उपस्थित है, उसके बेसिस पे हमने फ्लावर्स को 2 टाइप्स के फ्लावर्स में बांटा हुआ है। एक है उभयलिंगी पुष्प यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे इनका नाम बता रहा है, जिन पुष्पों में स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों जननांग उपस्थित होते हैं उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए सरसों और गुड़हल। मतलब कि इन फ्लावर्स, ये जो फ्लावर्स होते हैं इनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। दूसरे होते हैं एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प फिर अगेन नाम से ही पता चल रहा है कि एक लिंगी मतलब केवल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, इन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है, उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए पपीता या तरबूज। मतलब कि इनमें या तो हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, कि जिस फ्लावर के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो मेल फ्लावर हो जाएगा, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो फीमेल फ्लावर हो जाएगा। अब है परागन। पौधों में जो जनन प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला चरण है वो क्या है, वो है परागन। मतलब कि हमने पढ़ा कि जो लैंगिक जनन है वो है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से नया जीव यानी कि युग्मनज बनता है। ये मतलब by the fusion of male gamete and female gamete, zygote is formed, which is called fertilization, right? तो उससे पहले ये जरूरी है कि नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचे, तो उसके लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है परागन। परागन परागकणों का पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना या स्थानांतरित होना परागन कहलाता है। पराग मतलब के परागन वह प्रक्रम है जिसमें पुंकेसर के परागकोश से परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागन 2 प्रकार का होता है। जो पॉलिनेशन, इस परागन को हम पॉलिनेशन भी कहते हैं। मीन्स द ट्रांसफर ऑफ pollen grains on the stigma of a flower from anthers of same flower, same plant or a different plant. परागन यानी कि पॉलिनेशन 2 प्रकार का होता है। स्वपरागन वह प्रक्रिया जिसमें परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण के लिए मटर है, सूरजमुखी है। जैसा कि आगे आप यहाँ पे चित्र में देखिए कि जो परागकण है वो उसी पुष्प के परागकोश से निकले हैं और उसी पुष्प के स्त्री केसर पर स्थानांतरित हुए हैं। तो इस तरह के परागन को स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, जो कि मटर या सूरजमुखी के पौधों में देखी जाती है। दूसरी प्रकार का परागन है परपरागन।
परपरागन वह प्रक्रिया है जिसमें एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण सेब, कई प्रकार की घास। मतलब यहाँ पर जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि एक पुष्प के परागकण जो है वो दूसरे पुष्प के स्त्री केसर पर स्थानांतरित हो रहे हैं। तो इस तरह के परागन को हम परपरागन या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। पौधों में जो पक्षियों में पौधों में जो परपरागन होता है मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें कीट, पक्षी, हवा, जल और जानवर सहायता करते हैं। ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके एजेंट्स कौन कौन है? बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वाटर, एयर और एंड मेनी एनिमल्स। परागन के पश्चात परागकणों से परागनली विकसित होती है जिसमें नर युग्मक उपस्थित होते हैं। परागनली वर्तिका से होती हुई अंडाशय तक जाती है। अंडाशय तक पहुंचकर वह नर युग्मक को मुक्त कर देती है जो अंडाशय में पहुंचकर अंड कोशिका से संलयन करते हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मीन फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। निषेचन प्रक्रिया से युग्मनज बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं जो कि कोशिका विभाजन से भ्रूण का निर्माण करता है तथा दूसरा नर युग्मक डबल न्यूक्लियाई से संलयित होकर एंडोस्पर्म बनाता है। यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्योंकि इस प्रक्रम में दो संलयन होते हैं इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आइए इस प्रोसेस को एक बार हम फिर से देखते हैं डायग्राम्स की हेल्प से। तो यहाँ पर देखिए कि स्त्री केसर के ऊपर परागकण स्थानांतरित हो चुके हैं मतलब परागन कंप्लीट हो चुका है। परागन होने के बाद अब यहाँ से जो पोलन ग्रेन है परागकण है उसमें से एक परागनली विकसित हो रही है। परागनली जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था ये वर्तिका यानी कि स्टाइल में से गुजरती है और अंडाशय तक पहुंचती है। जब ये परागनली विकसित हो रही होती है तब परागकण के अंदर के जो केंद्रक है उसमें विभाजन होता है और वह केंद्रक विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाता है। इट फॉर्म्स टू मेल गैमीट्स। अब परागनली जो है ये धीरे धीरे विकसित होती हुई अंडाशय तक जाती है पर यह प्रक्रिया सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जाती है। अपनी ताकि परागनली जो है वो सही दिशा में आए इसके लिए जो अंडाशय है वो भी कुछ रसायन निर्मोचित करता है मतलब कुछ केमिकल्स बनाता है जिनको संसूचित करके रिकॉग्नाइज करके परागनली जो है वो अंडाशय तक पहुंचती है। इस तरह के फिनोमिना के बारे में हमने चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। इसे हम कीमोट्रॉपिज्म या रसायन अनुवर्तन कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो परागनली का अंडाशय की ओर विकसित होकर पहुंचना है उसे हम क्या कहते हैं? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। ये एक रसायन अनुवर्तन गति का उदाहरण है। तो जब नर युग्मक माइक्रोपाइल के सिरे से अंडाशय में पहुंच जाते हैं इसके बाद उन दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक यानी कि ओवम के साथ संलयन करता है और युग्मनज बनाता है। मीन्स वन मेल गैमीट fuses with the female gamete and forms zygote. This process is called fertilization. Fusion of male gamete and female gamete is called fertilization and a zygote is produced by fusion of male and female gamete. और दूसरा नर युग्मक जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ संलयन करता है। The second male gamete fuses with the polar nuclei and forms endosperm. क्योंकि इस पूरे प्रक्रम में दो संलयन हुए हैं, पहला नर युग्मक और मादा युग्मक का जिससे कि युग्मनज बना, दूसरा नर युग्मक और पोलर न्यूक्लियाई का जिससे कि एंडोस्पर्म बना। क्योंकि यहाँ पे दो फ्यूजन्स हुए हैं इसलिए इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। निषेचन के पश्चात
युग्मनज के विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से कठोर आवरण बनता है जिससे वह बीज में बदल जाता है। बीजांड मतलब कि ओव्यूल। ओव्यूल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग बना लेता है और जो हमारा भ्रूण है वो एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। Ovary gets converted into a fruit and rest of the parts of flower shed off. एंडोस्पर्म भ्रूण को पोषण देता है और एंडोस्पर्म जो है वो सीड को नरिशमेंट देता है, न्यूट्रिशन देता है। बीज का अंकुरण। बीज उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित होता है। इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। मतलब कि जो सीड है, when it gets optimal conditions, right conditions to grow, it develops into a seedling and then a new plant. This process is called germination. बीज से नया पौधा विकसित होने के इस प्रक्रम में पहले भावी जड़, जिसे मूलांकर या रेडिकल कहते हैं, विकसित होती है। मीन्स कि जैसे ही सीड डेवलप करना स्टार्ट करता है तो जो सबसे पहला पार्ट ग्रो करता है वो होती है फ्यूचर रूट, जिसे हम रेडिकल कहते हैं। और उसके बाद भावी प्रहारों के फ्यूचर स्टेम ग्रो करता है, जिसे प्रांकुर या प्यूम्यूल कहा जाता है। बीज पत्र अंकुरण के समय नए पौधे को भोजन प्रदान करता है। जो कॉटिलेडन्स होते हैं, दे प्रोवाइड नरिशमेंट फूड टू द ग्रोइंग प्लांट। एक बार हम फिर से इस पूरे प्रक्रम पे नजर डालते हैं तो पुष्प के भागों से शुरू करते हैं। पुष्प के मुख्य 4 भाग हमने देखे। बृहदल, सेपल्स, दे प्रोटेक्ट द बर्ड, ये कली की रक्षा करते हैं। पंखुड़ियां, पेटल्स, ये पुष्प का रंग बिरंगा भाग होते हैं एंड दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स और फॉर पॉलिनेशन। मतलब कि ये कीटों को और पक्षियों को पुष्प की ओर आकर्षित करते हैं ताकि वो परागन में सहायता करें। फिर है नर जननांग यानी कि स्टेमन। इनके 2 भाग होते हैं, पराग कोश और तंतु। फिर है स्त्री जननांग या पिस्टल। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल और अंडाशय यानी कि ओवरी। पुष्प 2 प्रकार के होते हैं जननांगों के उपस्थिति के आधार पर। उभयलिंगी पुष्प यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। जिन पुष्पों में स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों जननांग उपस्थित होते हैं उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए सरसों और गुड़हल। और एक लिंगी पुष्प, स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है, उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए पपीता या तरबूज। परागन जनन की वह प्रक्रिया, यह प्रथम चरण है। परागन वह प्रक्रम है जिसमें पुंकेसर के पराग कोश से परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। परागन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन, वह प्रक्रिया जिसमें परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण के लिए मटर और सूरजमुखी। और परपरागन वह प्रक्रिया जिसमें एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण के लिए सेब और कई प्रकार की घास। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परागन के बाद परागकण जो है वो वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अंडाशय एक रसायन विमोचित करता है जिसको संसूचित करके पराग नली अंडाशय तक पहुंचती है। मीन्स के ओवरी रिलीजेस सम केमिकल्स, ओवरी कुछ केमिकल्स रिलीज करती है जिनको रिकॉग्नाइज करके पराग नली जो है वो ओवरी तक जाती है। पराग नली के अंदर मतलब पोलन ट्यूब के अंदर 2 नर युग्मक उपस्थित होते हैं। इन दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन करता है। मतलब कि इट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट ओवम एंड प्रोड्यूसेस जायगोट, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। और दूसरा नर युग्मक जो है इट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियस, मतलब कि वो
पोलर न्यूक्लियाई के साथ संलयन करता है एंड फॉर्म्स एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। क्योंकि इस पूरे प्रक्रिया में 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। निषेचन के बाद जो युग्मनज है, जाइगोट है, उसमें सेल डिवीजन होता है और उससे भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से कठोर आवरण बनता है जिससे वह बीज में बदल जाता है, अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। एंडोस्पर्म भ्रूण को पोषण देता है। बीज उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित होता है। इस प्रक्रम को अंकुरन कहते हैं। बीज से नया पौधा विकसित होने के इस प्रक्रम में पहले भावी जड़, मूलांकर या रेडिकल विकसित होती है और उसके बाद प्रांकुर यानी कि प्लूम्यूल बनता है। बीजपत्र अंकुरन के समय नए पौधे को भोजन प्रदान करता है। तो आज इसके साथ हमारा ये टॉपिक पौधों में लैंगिक जनन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।